अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। और सबसे पहले आपको बता दें कि मलिका बरतानिया दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपको ये भी बता दें कि बरतानवी हुकूमत की दावत पर लंदन में मौजूद हैं। और वहाँ मौजूद होते हुए उन्होंने ये फिल वक्त जो हम मनाज़र दिखा रहे हैं ये उसी तकरीब के मनाज़र हैं। मलिका बरतानिया दोम की आखिरी रसूमात जारी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने अपने भाई से भी मुलाकात की है, नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और इस मुलाकात में कुछ अहम मामलात भी डिस्कस हुए हैं। उस जानिब आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं पीजे मीर साहब की जानिब आती हूँ। पीजे मीर साहब, मलिका एलिज़ाबेथ की आज जो है वो तदफीन की जा रही है और शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। अहमियत पर मैं चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही बात की। अहमियत हमारी इस तरह है कि वो हमारी भी क्वीन है क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स गए, इंक्लूडिंग हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिकॉज मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये उधर गए। तो डोमिनियन की वो क्वीन और उसके साथ ये जो इंग्लिश की जो मोनार्की है ये सबसे लंबी, आप कह लो कि ये इनकी रेन रहा है 70 साल। 21 साल के उम्र में ये आई थी और उसके बाद उन्होंने जो बात कही थी बड़ी मशहूर है, टेलीविज़न पे भी चली, आज भी सारा दिन इंटरनेशनल टेलीविज़न पे चली। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हमारे एरा के अंदर हमने आज़ादी भी इनसे हासिल की। हम इन कॉमनवेल्थ के मेंबर भी रहे, निकले भी बीच में से, अब आपको बुखारी साहब भी बताएंगे। और अब हम एक किंग भी देख रहे हैं क्योंकि हम एक किंग जॉर्ज के वक्त पे हमारी इंडिपेंडेंस थी और उसके बाद क्वीन आई, आज हमारे पास किंग चार्ल्स III। सो फ्रॉम ऑल एंगल्स आई थिंक यू नो हमारा काफ़ी इनके साथ एक आप मैं क्या कहूँ, बड़े अच्छे रिलेशंस रहे और रहेंगे। सही। पीजे साहब, मैं सवाल की जानिब आती हूँ। मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से और अहम मामलात पर बातचीत की गई है। उन्होंने डिस्कस किया है आम इंतखाबात को भी, आर्मी चीफ की तकरीरी को भी, PTI को भी, काफ लीग को भी। तो क्या ये फैसले वहाँ पर होंगे? देखें, ये फैसले आई डोंट नो कहाँ होंगे। बिल्कुल उनके भाई हैं, उनका हक बनता है उनको जाके मिलें। और जो हमने मनाज़र देखे हैं बड़ी यू नो डीपली रूटेड हैं ये एक दोनों से। सो आई थिंक मनाज़र हमने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मैं हैरान हूँ कि वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो डिसीजन है ये डिसीजन PDM का होगा क्योंकि ये PMLN तो ठीक है इसको रन कर रही है, लेकिन इट इज़ एन अलायंस पार्टी। और तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो आपके लीडर्स हैं उनका भी एक बिल्कुल एक व्यू पॉइंट होगा। लेकिन ये जब हम करेंगे, मैं बिल्कुल एक चीज़ पे फर्म हूँ कि वेदर इट इज़ नवाज शरीफ और इमरान खान और कोई भी, आर्मी चीफ को आर्मी चीफ आर्मी ही बनाएगा क्योंकि इनको पता है कि इनके सारे जनरल्स कितने कैपेबल हैं और सब जनरल्स एक जैसे होते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट है आप उसको बुलाएं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरी और बुखारी साहब से बात भी हुई है, क्या होता है कि जब 3 नाम या 5 नाम चले जाते हैं उधर से पॉलिटिकल लॉबी शुरू हो जाती है। ये राई है सर, ये जट है, ये वो फलाना है, ये उसका है। एंड बुखारी साहब विल एलैबोरेट मोर। क्यों बागा साहब? बुखारी साहब आपकी जानिब आती हूं। जो पीजे ने कहा है बहुत हद तक वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है इसको सियासत की नज़र होने देना चाहिए? सही। क्या ये सब्जेक्ट जो है पब्लिक में और जलसों में डिस्कस करने वाला है? अगर आप आइन की तरफ देखें और 70 साल 75 साल की रवायत की तरफ देखें तो उसका एक तरीक़ाकार है जो गालबन आइन में भी और आर्मी एक्ट में भी तयशुदा है कि आर्मी चीफ जो है वो इनिशिएट करेगा एक समरी थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसमें 3 से 5 नाम तक उसके पास ये इख्तियार है कि वो तजवीज़ करे, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नाम फाइनल करके और वापस भेज देते हैं समरी। यही होता रहा है, यही होना चाहिए कि जो अपनी मर्ज़ी का चीफ यानी आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिशात हैं, इसके ऊपर मुझे नहीं समझ में आती कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि उसको मुहिब वतन भी होना चाहिए और उसको अपने अदारे से लॉयल भी होना चाहिए, तो फिर तीसरी कोई कंडीशन क्या होती है? वो जो कहा जा रहा है खान साहब की तरफ से कि जनाब वो ऐसा ना हो जो इनका हो, भैया आपने कैसे तय कर लिया कि जो भी जनरल उस वक्त चुना जाएगा वो प्रो नवाज़ होगा या प्रो शहबाज शरीफ होगा? ये तो बड़ी ज़्यादती है मेरे ख्याल से। आर्मी के उस सीनियर कार्डर के ऊपर एक एक्सपर्शन कास्ट करने वाली बात है।
कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट होने वाला आदमी जो है उसकी मुहब्बुल वतनी और उसकी अपनी फ़ौज से वफादारी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है सवालात उठाए जा रहे हैं पब्लिक रैलीज़ में। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखें, गुजारिश ये है कि ये फ़ैसला, इस पर बहुत तनकीद हो रही है। फवाद साहब ने भी ये कहा है, फवाद चौधरी ने, कि जी वो क्रिमिनल के साथ तय करने के लिए गए हैं। वो उनके नज़दीक बिल्कुल क्रिमिनल हैं और अभी उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो हतमी तौर पर तो उनको मुजरम नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूँकि वो पार्टी के खालिक है, पार्टी उनके नाम से आज भी रजिस्टर्ड है, इसलिए एक भाई का दूसरे भाई से या एक प्राइम मिनिस्टर का अपने पार्टी के हेड से मुशावरत करना कोई इतना बड़ा संगीन जुर्म नहीं है। ये मुशावरतें तो इमरान खान साहब के साथ भी जारी रहती हैं ना। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी मुशावरत की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इसको लेके सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि मुलाकात के बहुत से एजेंडास थे जिनमें से एक ये भी था। नवीद चौधरी साहब, एक एजेंडा मैं आपकी जानिब और लाना चाहूँगी, इंतखाबात के बारे में बता दें, क्या वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं? उस मुलाकात में इस पर जो बात हुई उस हवाले से जी, इम्प्रेशन तो यही है कि इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों, और यकीनी तौर पर जिस तरह की जिम्मेदारियां इन्होंने उठाई हैं, पिछली हुकूमत का किया धरा इनके सर आ गया है, तो उसके बाद टाइम तो इनको चाहिए। और इतलात भी ऐसी हैं कि इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप थोड़ा सब्र करें, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। जहाँ तक इस मुलाकात की बात है तो इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये मुलाकात। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वो आ नहीं सकते, भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, केस उनके अदालतों में अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं, और वो उनको जाना ही था। मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि क्वीन के उसमें बरियल में जाना था उन्होंने। अच्छा, उसमें मामला ये है कि मुझे तो बड़ी हैरानी हुई जब मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब का वो बयान सुना और देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब से मशवरा होगा। भाई ये मशवरा कहाँ होता है, कैसे होता है, सबको पता है। तो अगर पीटीआई इस मामले को कंट्रोवर्शियल करना चाहती है, उसकी कोई मजबूरी है, तो मुस्लिम लीग नून को तो इसमें फ्रीक नहीं बनना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक पिछले दिनों हमजा शहबाज जब बरतानिया गए थे, तो मुझे लाहौर के एक अहम वज़ीर ने, साबिक़ वज़ीर ने यह बताया कि नवाज शरीफ साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया है कि पार्टी का आपने क्या हाल कर दिया। अब यहाँ घर के लोग इकट्ठे हुए। सर, मरियम के ट्वीट की भी अगर बात करें तो मरियम ने भी जी, तो उन्होंने कहा है कि वो आइंदा नक्शा मुरतब करेंगे। वो तो जब करेंगे सो करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के मुतरक हो जाते तो ये नौबत ना आती जो इस वक्त है। वो तो खुद गैर मुतरक हैं। उनकी वाहिद मसरूफियत क्या है? मुंह पर मास्क लगा के दफ्तर से निकलना, हेलो हाय करना, एक साफी को बाहर खड़ा हुआ है, और वहीं से चले जाना। तो बात तो यह, तो वहाँ बैठ कर भी उस तरह से मुतरक नहीं हुए वो, वरना पार्टी में इतनी पोटेंशियल थी जितनी है, जितने उन्होंने काम कराए हैं, इनके तो करीब ही कोई नहीं है। बात यह है कि उन्होंने यकीनन जब घर के लोग इकट्ठे कर लिए, सागडार को बिठा लिया, शहबाज साहब को बिठा लिया, तो वहाँ यही डिस्कस हुआ होगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमारी वापसी के लिए आपने किया कुछ भी नहीं किया आपने। जो प्लान एस्टेब्लिशमेंट का है, जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है, देखें वो कोई भी हो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, आज भी कर रहा हूँ कि जनरल हमीद गुल के दौर में मनसूबा बना के इमरान खान को लाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लग गया, ना लगता तो तेरवा पहले करते। उस वक्त सबने ये कहना शुरू कर दिया, जितने एस्टेब्लिशमेंट के एंकर हैं, कॉलमविस हैं, उस वक्त कॉलमविस होते थे कि एक सुनती नहीं, दूसरा समझता नहीं, यानी कि नवाज शरीफ बेनज़ीर दोनों फारग हैं। ये साख खां के दौर में भी ये बात हुई, फिर आगे चलता गया मामला। वो तो मुशर्रफ का मार्शल आ गया, काम लेट हो गया, प्लान नहीं रुका। प्लान पाशा ने भी नहीं रोका, उसके बाद भी किसी ने नहीं रोका, वैसे ही चला। अब जो अगला नक्शा है, जिसको हम अपनी अपनी दानिश के मुताबिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नक्शा बना हुआ है। नवाज शरीफ फ्रेमिंग कर रहे हैं वहां बैठकर। नहीं, वो तो अपनी स्पेस बना रहे हैं अभी तक। मैं समझता हूँ कि उनको तो भी जगह नहीं मिल रही, ठीक है, कि वो पाकिस्तान वापस कैसे आए, अपनी पार्टी का वोट बैंक कैसे गिरने से बचाएं, इत्तेहादियों को कैसे साथ रखें। इत्तेहादी बार बार कहते हैं, तो क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे? ज्यादा इम्कान यही है, क्योंकि देखें पाकिस्तान को बचाना है डिफॉल्ट से। ठीक है सर, आपका ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर है। एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये अफोर्ड कर सकती है कि एक बंदा जिसकी हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया, उसके लिए राहमवार करे, तो सारी चीजें मैनेज करके करेंगे। जावेद साहब की जानिब आती हूं। जावेद साहब, क्या देखते हैं, क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए डील हो रही है? कौन सी डील? मुलाकातें। मुलाकातें किसकी मुलाकातें? देखें,
अगर तो आप बात कर रही हैं कि सर प्राइम आपने मिनिस्टर ये जो बात की है ना, ज़ेरे लब आपने बहुत सी बातें कर दी हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हैं, मुलाकातों की, इमरान खान की मुलाकातें, किसकी मुलाकात सर हम चारों ने इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात शहबाज शरीफ, बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, शहबाज शरीफ गए थे मलका की आखिरी रसूमात अदा करने। सर अभी फिर उधर पहुंचते पहुंचते उन्होंने सोचा मेरा बड़ा भाई है, बीमार है बेचारा, शरियाने बंद हैं, दिमाग की भी शरियाने बंद हैं, मैंने नहीं कहा, और उसके बाद प्लेटलेट्स भी नहीं ठीक, तो चले चले अपने भाई की तीमारदारी करते सर तस्वीरें भी हमने देखी हाँ, हैं। और जब तीमारदारी के लिए गए, अच्छा मजे की बात मेडिकल साइंस में आ गया कि दिमागी शरियाने भी बंद बात यह है कि तीमारदारी तीमारदारी के लिए गए तो आपने देखा चार लोग थे, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और सुलेमान शहबाज और मियां नवाज शरीफ। तो डेफिनेटली उधर बैठ के उन्होंने कोई लूडो तो नहीं खेली चारों ने, या शतरंज तो नहीं खेलते रहे। उधर उन्होंने उधर बैठे पॉलिटिकल सिचुएशन ही डिस्कस की है। जी जी, दो चीजें कि इंतखाबात और अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट, तीसरा तो उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत में आए किस लिए थे? दो कामों के लिए, एक अपॉइंटमेंट के डर खौफ के लिए, दूसरा महंगाई खत्म करने के लिए। महंगाई का आलम यह है कि कौम और मुल्क को बचाते बचाते सल्तनत पे काबिज हो गए। अच्छा, अब सल्तनत चलानी है उन्होंने, कौम मुल्क तो अल्लाह ही अल्लाह है, उसकी तो अल्लाह ही अल्लाह है। आटा कौम को नहीं मिल रहा है तो किस प्राइस पे मिल रहा है वो भी मुझे बता दें। ये नवाज शरीफ डिस्कस कर रहे हैं उधर बैठे कि भाई बिजली की कीमत है उसको भी और ऊपर लेके जाओ ताकि रही सही कसर इस कौम की निकल जाए। और जो महंगाई का आलम है इस कौम का इस वक्त, दुनिया की टॉप 3 नेशंस में हम आ गए, इतनी महंगाई है। बात हम कर रहे हैं क्या कि मुलाकात, उस मुलाकात से निकलना क्या है? उधर से मैं एक स्टेटमेंट देखता हूं ख्वाजा आसिफ साहब की, मैं हैरान हूं कि वो कौन का असासा है। अगर वो असासा है तो बाकी पिछले जो 35 साल से जितने असासे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मियां शहबाज शरीफ सही, मियां नवाज शरीफ सही, और आखिरी इमरान खान और अब शहबाज शरीफ, इन कौम के असासों ने इस गरीब कौम को दिया क्या है जो ये असासे हैं? मैं तो ये कहूंगा इस कौम को गुर्बत से निकालने के लिए, इनको इस महंगाई के चंगुल से बचाने के लिए, बेरोजगारी से बचाने के लिए, महंगाई के तूफान से बचाने के लिए ये असासे या बेच दें या डंप कर दें या इन असासों का कुछ करें। इस गरीब आदमी को नहीं चाहिए ये इंतखाबात। इनको एक लास्ट लाइन मुझे नहीं समझ आती, इंतखाबात और भाई इस पहले मुल्क और कौम में तुम एक इत्तेहाद तो पैदा कर लो, एक दूसरे से बात करना तो शुरू करो, पे तो आ जाओ। सर इस इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं असी नहीं कराना, असी तो आए इस काम वास्ते से। और यार कोई तो जिद छोड़े, कोई तो इस 22 करोड़ आवाम के बारे में सोचे। एक सेकंड, मैं इन्होंने बात की है कि वो ये चीफ की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ की बात है। नवाज शरीफ हैज लर्न्ड, 5 दफा उन्होंने अपॉइंट किए, क्या रिजल्ट? आपने मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट पढ़े? उन्होंने कहा आज वो कौम के सुप्रीम लीडर हैं, हर बड़े फैसले वो करते हैं। जावेद साहब एक सेकंड, जब उनको मेरे ख्याल से साहब की राय ले लें सर। मेरे ख्याल से जावेद साहब जो फरमा रहे हैं वो हम समझने से पता नहीं क्यों कासिर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अनोखा लाडला फरमा दे, जो कह दे वही समझना चाहिए, उसी पर एक्ट करना चाहिए, वही अपनी ज़बान से अदा करना चाहिए। इन्हें ये भी याद नहीं रहता कि आप जावेद इकबाल हैं, हम सलीम बुखारी हैं, ये पीजे मीर हैं, ये नवीद अकरम हैं, ये आपके हुक्म के मुताबिक कब से आपने सोचा कि हम चलेंगे कि जो आप फरमा देंगे वही हो जाएगा? वो कहते हैं एक मिनट, वो कहते हैं इलेक्शन, एक मिनट, वो कहते हैं इलेक्शन करा दे। मैं क्यों करा दें? आप मानने लगते हैं मुल्क बेड़ा कर ले, नहीं करा रहे, ना कराएं, ठीक है। इलेक्शन ना कराने का आपको किसी को कौम मुल्क की परवाह है? सिर्फ खान साहब को है और उनके साथ मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं है। ये उसूली तौर पर ऐसी तकर्रुरी है जिसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। मुशावरत की जाए, कोई हर्ज नहीं है। हम चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि इमरान खान को आजकल क्या परेशानी लाहक है। वेलकम बैक। इमरान खान ने इजहार किया है तशवीश का और ये कहा है कि मुझे पता है कौन किससे मिल रहा है, किसकी किससे मुलाकातें हो रही हैं। बज़ाहिर ये स्टेटमेंट ही आना ये जाहिर करता है कि इमरान खान
कुछ फिक्र में मुब्तला हैं, शशोपंज का शिकार हैं। इसी सिलसिले में जो कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी थी, जब वो मंजर आम पर आई तो ये पता चल सका कि एक अपॉइंटमेंट भी हुई है, शीरी मज़ारी की अपॉइंटमेंट कर दी गई है ताकि अप टू डेट रहा जा सके कि कौन किससे मिल रहा है, उन मुलाकातों के मकासद क्या है, एजेंडा क्या है। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या इमरान खान पीटीआई में होने वाली अंदरूनी तकसीम से परेशान है? ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, आपने तो बहुत सॉफ्ट टर्म इस्तेमाल किया। जब आदमी निगरान मुकर्रर करने पे आ जाए कि देखो ज़रा पार्टी का कौन सा बंदा किस किस से मिल रहा है, इसका मतलब है इज़ द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन, नंबर वन। और हो क्या रहा है, ये जो हम पंजाब में तब्दीली की बातें सुन रहे हैं, जो हम KPK में पार्टी के अंदर बगावत सुन रहे हैं, ये जो हम 33 बंदों का ग्रुप यहाँ पंजाब में बनता सुन रहे हैं, ये सब कुछ परेशानी के लिए काफ़ी है। लेकिन जिस बात पे मैं ज़्यादा हैरान हूँ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर हमने साबका प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, वो इतने परेशान हो गए। एक तरफ तो वो कहते हैं 24 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, फिर उस 24 करोड़ में से, वैसे एक्चुअली 22 करोड़ हैं, 24 करोड़ में से कौन है ऐसे जो जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं? क्या ये वही एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसके बारे में 4 साल तक हमें ये तराना सुनाया गया कि हम एक पेज पर हैं? उनसे पूछे मौसम कैसा है, वो कहते हैं हम एक पेज पे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, हम एक पेज पे हैं। ये तराना ये मैंने थोड़ी मंत्रा ईजाद की थी, ये तो सारी इनकी थी। ये यकायक क्या हो गया है? सिर्फ ये हुआ है कि आप इक़्तिदार से बाहर हैं और आप समझते हैं कि जब तक मैं मेन स्ट्रीम में वापस आके दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा ना ये मुल्क चल सकता है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, इस मुल्क की तबाही हो गई है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी जलील है। खुदा के वास्ते कोई अकल को हाथ मारें, सिस्टम में रहें। आप सिस्टम से बाहर निकल के अपनी मर्जी का सिस्टम ईजाद नहीं कर सकते, ना ये पहले कोई कर सका है और ना आप कर पाएंगे। पहले भी हमने इसी शौक में मुल्कादा करा दिया था, आपको याद होगा 2 लाख होना हमारा। अगर आप कहें तो मैं रिकॉल करके आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। ये जो है ना अपनी मर्जी इम्पोज करना, या खान साहब की रूह तड़प जाएगी अगर मैं ये कहूँगा कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान के उस, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट कर लेते और कोई रास्ता निकालते उसका, तो आज हम 2 लख्त नहीं होते। बदकिस्मती की बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान अपने 6 पॉइंट के साथ इस मुल्क को तबाह कर गया, और इस वक्त जो बयानियाँ लेके खान साहब चल रहे हैं, खुदा के वास्ते अपनी सियासत ज़रूर करें, अपना हक जताएं। आपका हक है हुक्मरानी का, आप इलेक्ट हों, दोबारा वापस आएँ, लेकिन इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस मुल्क के बुनियादी नज़रिए के साथ खुदा के वास्ते खिलवाड़ ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। क्या देखते हैं कि जो मुलाकातें हो रही हैं उनके पीछे क्या वजूहात हैं कि पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो मुनहरिफ अरकान से भी मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अगर मुलाकातें हो रही हैं तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, मुज़ायका नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर इनको इतना ही शौक़ है तो रजिस्टर उठा के देख लें। PMLN की भी बड़ी लंबी लिस्टें हैं, पीपल्स पार्टी वालों की भी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर दौर में मुलाकातें होती रहती हैं। और जहाँ तक बात हो रही है कि बोर्ड डिवीज़न की, जो आपने शुरू में बात की, देखो ये पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे PTI है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से जो डिफेक्ट करता है तो उसका हशर और नशर दोनों ही होते हैं। आपने माजी की मिसालें ली हैं, अभी मैं आपको रिसेंट मिसाल देता हूँ। अभी जो 20 बंदे पंजाब में निकले थे, उनका क्या हाल हुआ है? उनके साथ जो छतरौल हुई है अवाम में, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अच्छा। और जो MNAs थे वो आज तक शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, सरफेस पे तक आ नहीं सकते। तो आप क्या बात कर रही हैं कि डिफेक्शन हो जाएगी? जितनी मर्जी डिफेक्शन हो जाए, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में वोट इनके लीडर्स का है, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और मुलाकातें नॉर्मल हिस्सा है और होनी चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। यह हकीकत है कि इस मुल्क में जो फैसले होते हैं, जिनको कभी हम खलाई मखलूक का नाम दे देते हैं, कभी हम और नाम दे देते हैं, इन नामों से देने से ये सिर्फ अपनी मर्जी का दरवाजा खोलने के लिए हम ये काम करते हैं, अपनी डिमांड्स रखने के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये तमाम इसी हमाम में नंगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और तीसरी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, इस वक्त मुल्क की माशी सिचुएशन अच्छी नहीं है, दुनिया आपकी तरफ नहीं देख रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि दुनिया पहले देखती है कि उस मुल्क के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान से बाहर, वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर उधर से नहीं आएगी तो तीसरा क्यों करेगा? तो मुल्क एक ऐसे दहाने पे है, मैं ये समझता हूं, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा दिया था कि रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है।
मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रास्ता निकालना चाहिए, पीटीआई को भी रास्ता निकालना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इलेक्शन अगर 6 महीने पहले भी हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं है। पीजे मीर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर खान तरीन से भी मुलाकातें हो रही हैं, इनके पीछे एजेंडास क्या हैं? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कोई नई पार्टी तश्कील पाने वाली है? होने क्या जा रहा है? देखें, ये जो बातें होती हैं, बिल्कुल जावेद सही कह रहे हैं, बातें चलती रहती हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं। इस तरह का कोई डेडलॉक नहीं होता या कोई हेडलॉक नहीं होता। शादियां होती हैं, सब जाते हैं, शादियों के ऊपर जाते हैं। अगर कोई मर जाता है उसके ऊपर भी सारे जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुश्मनी कोई किसी के साथ नहीं है। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जब आप जिसका आप रेफर कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है, उसमें एग्री टू डिसएग्री भी हो जाता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डिफेक्शंस की आप बात करते हैं, डिफेक्शंस लीड टू डिस्ट्रक्शंस, जो कि अभी इसने जावेद ने भी एक रेफरेंस दिया है, ये जो 20 लोगों का हुआ है। तो आई थिंक हमने एक लेसन लर्न कर लिया है कि अगर आप नून के साथ हो, काफ के साथ हो, ABCD PPP, आप रहो वहीं, बैक बेंचर्स बनने का सोचो। ये ना सोचो कि तुम्हारी वजह से एक पार्टी नीचे चली जाती है या तुम्हारी वजह से एक पार्टी ऊपर चली जाती है। ये जो एक मैं समझता हूँ, ये रजीम चेंज है इन अ वे, और ये जब रजीम चेंज होती है तो नुकसान किसका है? आवाम का। अब इन्होंने कहा जी कि यहाँ पैसा कोई नहीं लेके आता, बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेके आता, लेकिन एक अच्छी पिक्चर मुझे नज़र आई है जिसमें कतर, सऊदी और ऑफ कोर्स ये कौन से थे, ये UAE वाले, ये बैठे हैं। जावेद, इन्होंने बातचीत की है कि भाई हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या नहीं, उन्होंने रोल ओवर कर दिया है सऊदिया ने तो। लेकिन द पॉइंट इज कि रात कल रोल ओवर हुआ, आज फिर $4.5 बढ़ गया। सर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, गिव इट टाइम। ठीक है, हम हैं 4 महीने से टाइम तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? हमारी ट्रेन इधर जा रही है, और इस कौम को बता दें, और आपने कितना टाइम देना है? साहब, हमारा नेशनल नजरिया है। सर, आप डॉलर को भी तो देखें, कितनी ऊंची जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन हम क्या डिस्पोंडेंसी दिखाएं? क्या करें? कल PTI आएगी तो हम यही बात करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं इस मुल्क के अंदर। आपके अंदर सब्र नहीं है। सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अच्छा, सब्र तो है, सब्र तो 5 महीने से हम कर रहे हैं। सवाल पूछना रह गया है वो कि शीरी मजारी को उन्होंने निगरान मुकर्रर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने भी कोई निगरान मुकर्रर किए हैं कि नहीं? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि हर जगह होती है। अच्छा जी, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान एक कन्फ्यूजन में मुब्तला है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट उनको खत्म नहीं करना चाह रही, उनकी पार्टी को। उनकी हद तक मुझे नहीं पता क्या फैसला है। वो पांव पड़ रहे हैं अमेरिका के, पांव पड़ रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, बंदे भिजवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं खुफिया फवाद चौधरी से बयान दिलवाया कि जी 3 साल पहले की मुलाकात थी। ये इमरान खान का बयान था, एक झूठे शख्स का। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो फैसले भी उन्होंने किए अपने 4 साल हुकूमत के दौरान, सारे काउंटर प्रोडक्टिव निकले। आज जो मईशत का हाल है उसका जिम्मेदार इमरान खान और उसको लाने वाले हैं। सही। कश्मीर अगर इंडिया पी गया, मकबूजा कश्मीर, तो जिम्मेदार कौन है? इमरान खान न्याजी। बिल्कुल सही। न्याजी की जो अपनी रवायत है उस पर उन्होंने अमल किया। ठीक है। IMF के साथ एग्रीमेंट जो हुआ, CPEC किसने रोका? इमरान खान से पहले तो सारे मुल्कों से आपके ताल्लुका जो खराब थे, किसकी वजह से थे? कैसा हुक्मरान है ये जिसको चलते हुए जहाज से उतारा गया? सही बात। उसको तो उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई लिमिट होती है इंसान के अंदर। बात यह है कि जो प्लान चल रहा है, प्लान यह है कि PTI को इंटैक्ट रखना है। खुली आंखों से देखिए वो कह रहा है। मंसूबा साज ये चाहते हैं कि PTI के जरिए बाकी पार्टियों को कट टू साइज किया जाए। कराची में MQM को बार बार रोका जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? ये 3 लाशें गिरी हैं, किसने कैसे गिरी हैं? मकसद क्या है इसका? किसको पैगाम है? MQM किसको कह रही है कि हुकूमत छोड़ देंगे? एक बात, इमरान खान जो है वो समझ रहे हैं कि मेरे वालिद साहब की जागीर है, वज़ीर आज़म मैंने ही बनना है, असद उमर की बारी नहीं आएगी, शाह महमूद साशी की बारी नहीं आएगी, फलाने की बारी नहीं आएगी। जितने बंदे ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। इमरान खान साहब से मिलकर चल रहे हैं। इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि मुझे पूछे बगैर ना जाओ। वो कहते हैं भाई हमारी लाइनें फिट, बाकी पार्टियों में तो जमहूरियत है, हम जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। डिक्टेटरशिप तो इमरान खान एक कंफ्यूजन का शिकार है बुनियादी तौर पर, परेशान भी है। उनको अदालतें रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं। ऐसा रिलीफ कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो रहा है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस रीराइट की जा रही है, ठीक है, करप्शन के बेतहाशा मुकदमात हैं, लेकिन वो इंक्वायरी जो नैब केसेस अभी खत्म है वो किसके? इमरान खान स्टेज पर स्टे वो दिया जा रहा है। चौधरी साहब, नया केसेस जो खत्म हुआ वो बता सारा मामला जो है आपके सामने क्लियर है। चौधरी साहब, वो जो काम करते हैं और हमजा के केसेस जज ऐसे मार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, जहां बात केसेस खत्म होने की आई है, इमरान खान के जरिए पाकिस्तान में आलमी स्टैंडर्ड ने मकसद पूरे कर लिए हैं। अब लोकल एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, ये आने वाले दिनों देखेंगे। ये सारा किया जा रहा है। एक बात मैं जूम करनी है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे थे इमरान खान गया
और पुतिन ने कहा और जो बाइडेन का फोन आ गया। पुतिन ने 2 मुलाकातें की शहबाज शरीफ से और उसके उस भाई की जिसको ये साथा ताने के तौर पर कह रहे हैं उसका जिक्र किया सरकारी प्रेस रिलीज में। उसने कहा नवाज शरीफ साहब से मेरी 4 मुलाकातें बहुत अच्छी रही हैं, इतनी अच्छी और मैं आपको तेल और गंदम हो गई। तो ये तो पाकिस्तान में गरीब इतना खुशहाल हो गया। एसिड वो होते हैं जिनसे घबरा के और उनको बाहर निकालते हैं, दिलवाते हैं। एसिड वो नहीं होते जिनकी बहन की बाहर प्रॉपर्टी निकला है तो आपके लिए जायज है। नवीद साहब, आपकी राय आ गई है। जहां आपने मुकदमात की बात की थी तो मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा था दहशतगर्दी की अदालत से वो खत्म कर दिया गया है। वापस आएंगे और बात करेंगे खालिस्तान तहरीक की। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ा ही अहम मामला है, खालिस्तान तहरीक चलाई गई है और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो सिख मौजूद हैं दुनिया भर में वो आवाज़ उठा रहे हैं। भारत की जानिब से जो शिद्दत नज़र आ रही है, जो भारत का रवैया है माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। और सिख फॉर जस्टिस ने इस सिलसिले में रेफरेंडम करवाया है और इस रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने वोट कास्ट किया है, जबकि कई हजार सिख जो वहाँ मौजूद थे लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सके थे, उनके पास वक्त ख़त्म हो गया था। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि बड़ी तादाद में सिख यहाँ पर यकजहती भी कर रहे थे, बता रहे थे कि जो भारत में उनके साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, जिस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ वहाँ की जा रही है वो, और जो उनके साथ मामला माजी में पेश आया, जो कब्जा कर लिया गया पंजाब में, उनको वहाँ पर रहने ना दिया जा रहा, उनके लिए ज़िंदगी ज़मीन तंग कर दी गई वहाँ पर। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया में जो सिख तंजीमें हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो इकट्ठी हो गई है और रेफरेंडम करी है ताकि दुनिया को ये बता सकें कि वो यकजान हैं, वो एक कौम की तरह मौजूद हैं और उन्हें अपने रहने के लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी पीजे मीर साहब, आपकी जानिब, आपसे ये पूछती हूँ कि सिख कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि भारत जो है वो अब नो मोर, भारत की जो रवैये हैं वो टॉलरेट और नहीं किए जा सकते। अच्छा, इसकी जो पिक्चर है ये बहुत बड़ी पिक्चर अभी बनेगी, ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये पहला बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा लोग, अगर आप नोट करें तो यही एहतजाज कश्मीरीज़ भी करते रहे हैं। कश्मीरीज़ के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और जो खालिस्तान की मूवमेंट के ख़िलाफ़ ये जो बात कर रही है, बिकॉज़ ये एक मुझे लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक डिसइंटीग्रेटिंग स्टेट है। 27-28 इनके स्टेट्स हैं और ये अगर डिसइंटीग्रेट होते हैं, इसलिए इंडिया बड़ा सख्त है कश्मीरियों के ऊपर। खालिस्तान मूवमेंट आपने देखे, इन्होंने हरियाणा का क्या किया, वहाँ का पानी रोक के आपने ईस्ट पंजाब के अंदर अपने फार्मर को मार दिया है। फिर उसके बाद आपने देखा इनकी रिजेंटमेंट इतनी थी कि इन्हीं के एक सिख ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, असैसिनेट कर दिया। ये एक देखें, जब आपने स्टॉर्म करते हुए किसी एक सेक्रेट जगह के ऊपर तो फिर उसका रिएक्शन यही आता है, और ये जो रिएक्शन है ये अब इंटरनेशनल हो गया। कनाडा के अंदर जहाँ के ह्यूमन राइट्स की बहुत वैल्यू है और मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली ओवर पीरियड टाइम, ये सिख इनकी बहुत तंजीमें हैं न्यूयॉर्क के अंदर। हाँ, मेरे फोरम पे भी हैं ऐसे सिख जो बात करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लंदन में बहुत हैं, ये खालसा साहब थे, एक मर गए अभी, मनमोहन सिंह खालसा, ये मर गए। ये पाकिस्तान में आते थे, बात करते थे, इंडिया को उसकी बड़ी तकलीफ होती थी। इन रिटर्न यहाँ सबवर्सिव एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी और यहाँ आपने देखा कि ये बलूचिस्तान में क्या हुआ, हमारे शहरों के अंदर वापस जाते हैं भारत तो उनको वहाँ पर इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती है, बिल्कुल करते हैं, थ्रेट्स आने लग जाते हैं, करतार सिंह पे आने से ये रोकना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि भाई तुम क्या चाहते क्या हो। अगर तो तुमने ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़ नहीं अपहोल्ड करनी, जो कि आपने कश्मीर में तो आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पिक्चर दे दी है, तो मैं समझता हूँ अब ये वक्त आ गया है। याद रखो मुनीज़ा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज़ सिर्फ वेस्ट को कह सकते हैं, इन पे सैंक्शंस लगाओ, ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है। सलीम बुखारी साहब क्या कहेंगे, भारत के मुंह पर सफारती तमांचा है अगर वहाँ के लोग इतने तंग हैं और आलमी फोरम्स पर रेफरेंडम करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ये तो भारत के लिए नदामत का मामला है इस वक्त। देखिए, 2-3 बातें अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट कोई नई मूवमेंट नहीं है, बहुत पुरानी है। अयूब खान के दौर में मास्टर तारक सिंह जो हैं वो इस तंजीम के सरबराह थे और पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया था और ये कहा था कि सिख कौम जो है
वो अनेक्स होने के लिए तैयार है पाकिस्तान के साथ। चौधरी साहब याद है आपको हिस्ट्री? जी, उस वक्त वो मौका ज़ाया कर दिया गया। उसके बाद वो मूवमेंट चूँकि चलती रही, लिहाजा फिर गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें 3,50,000 के करीब सिख मुख्तलिफ उसमें मारे गए। 35,000 सिख सिर्फ गोल्डन टेम्पल के अंदर और उसके इर्द गिर्द मारे गए थे। ये मूवमेंट बहुत जानदार मूवमेंट है, और ये जिस किस्म के मुजाहरे अब होने शुरू हो गए हैं वो पूरी दुनिया में ना सिर्फ एम्बेरसमेंट है बहुत बड़ी ये, लेकिन ये कि मूवमेंट जो है हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब इस दफ़ा जो स्टेट के इलेक्शन हुए थे उसमें जिस तरीके के प्रो खालिस्तान मूवमेंट लोग इलेक्ट होके आए हैं, भारत उससे भी परेशान है। अभी तो ये एक मुजाहरा किया है ना कनाडा के अंदर, अब दूसरा मुजाहरा होगा जब मोदी साहब जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है उससे खिताब करने के लिए जनरल असम्बली का, वहाँ भी बहुत बड़ा एक मुजाहरा जो है वो प्लान किया हुआ है। मेरे ख्याल से इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत सेफ प्ले किया है, पाकिस्तान ने कभी भी इस मूवमेंट को यूज़ करके हिंदुस्तान को ब्लीड कराने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये मूवमेंट जो है ये ज़ोर पकड़ रही है। और एक बात याद रखें, जिस लिए इतना तशद्दुद किया स्टेट टेररिज्म की कश्मीर में, वो उसके बारे में कहा यह जाता है, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक अगर स्याह रियासत अलहदा हुई तो फिर भारत की तोड़ फोड़ को कोई रोक नहीं सकता। 27 के करीब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही हैं इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, ये उसकी जो है वो कड़ी होगी, इसका आगाज़ होगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। असैसिनेशन जिसका जिक्र पीजे मीर साहब ने भी किया, और फिर गोल्डन टेम्पल का वाक़या भी है। ये जो रेफरेंडम के लिए लोग वहाँ आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब सिख कम्युनिटी बिल आखिर आज़ादी का तकाजा कर रही है। देखें, एक तो कनाडा के अंदर सिख बड़ी तादाद में आबाद हैं, ज़ाहिर है वहाँ लिबर्टी है, पार्लियामेंट तक में काफ़ी सारे पहुँच गए हैं सिख हज़रात वहाँ। ग्राउंड रियलिटी से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। सिखों की जो टोटल तादाद है दुनिया में वो 3 करोड़ के लगभग होगी। अच्छा, इंडिया में जब ये अपराइजिंग हुई उस वक्त कोल्ड वार ख़त्म हो रही थी, ये वो हीरा था। अब मतलब रशिया भी इन्वॉल्व था, अमेरिका भी इन्वॉल्व था। उसके नतीजे में वहाँ एक मूवमेंट चली, फिर गोल्डन टेम्पल वाला वाक़या हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी की असैसिनेशन है। हाँ, उसके बाद हमने देखा कि पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम, 3 रियासतों में तकसीम कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब पंजाब के अंदर 60% सिख हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, कनाडा में जो है उसका अपना इंप्रेशन होगा लेकिन वहीं तक है। सिख अब ये फूड बास्केट है ईस्ट पंजाब, इनकी मसनूआत पूरे इंडिया में जानी है। और इंडिया कितना बड़ा है, शायद दुनिया का आबादी के लिहाज से 2-4 साल में सबसे बड़ा मुल्क बनने वाला है, चीन को भी काट जाएगा। अच्छा, सिखों का कारोबार है ट्रांसपोर्ट, ट्रकों का। ट्रक पंजाब से चलेगा मुंबई तक जाएगा, वो भी इनका माली वाद वस्ता है। फूड सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे, मतलब हर सिख जो है उसका इंडिया में इतना ज़्यादा माली मुफाद वस्ता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो उसे कटने का सोचे। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, जो अंदर है। अच्छा, अब उसको तोड़ने वाले जो अनासर हैं वो कौन होते हैं? एक गुस्सा, एक रंजिश तो है हर कम्युनिटी के अंदर। जैसे इब्ने खल्दून ने कहा कि तासुब बुनियादी चीज़ है, जब तासुब क्रिएट हो जाए तो उसकी बुनियाद पर आगे मामला जाता है। यहाँ तासुब कहाँ है? पंजाब उधर है, पंजाब इधर है, लेकिन दे आर सिख्स हैं मुस्लिम्स। ईस्ट पंजाब और इसकी बात कर लें, 3 हिस्से उनके वो हो गए, आबादी उनकी थोड़ी है। जो सामान वो ज़राअत की सूरत में पैदा करते हैं या जो चीज़ें वो सनत की सूरत में पैदा करते हैं, उनका बाहर इंडिया है। पासपोर्ट उनको किसका चाहिए? इंडिया का चाहिए। ठीक है, रूस या अमेरिका के दरमियान सर जंग नहीं है। अमेरिका भी अब इंडिया को नहीं तोड़ना चाहता, रशिया भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, चीन तो ये काम कर नहीं सकता, सिंकियांग वाला इशू खड़ा हो जाएगा। सो ये कोई इशू नहीं है। कनाडा की हद तक एक सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर लोग आए, एक दिल में रंजिश तो है ना। ठीक है, जिस तरह से उनका कत्लेआम हुआ उस पर बेशुमार फिल्में बनी है। सही, अभी पिछले दिनों एक नई फिल्म भी आई है, उन्होंने अपने इस पैगाम को वहां कत्लेआम हुआ, सिखों को बेदर्दी से मारा गया, ठीक है, जिंदा जलाया गया। तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर जिस तरह का प्रोसेस जमहूरियत का चल रहा है, ना हम अलहदगी की कोई तहरीक है, ना ही होने वाली है। एक मामला रह गया है, वो किसी फिर प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। वो सिखों की लिस्टों का था। जी, सिख जितने मारे गए हैं उनके जो बच्चे बड़े हुए हैं, डू यू थिंक दे विल फॉरगिव? डू यू थिंक दे विल फॉरगिव? नो, दे वोंट। एंड Sikhs do not have a place, let me tell you on record, they do not have a place in the Constitution of India. वक्त हो गया है पूरा, मुझे यहाँ ले दें। जी जावेद साहब। देखिए, चौधरी साहब की सारी बातें ठीक हैं, ट्रांसपोर्ट उनके पास है, फूड सिक्योरिटी के वो कंट्रोल कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई तहरीक
इस बुनियाद पर स्टार्ट ले कि उन्हें अलहदा मुल्क चाहिए, उस तहरीक को ताकत के जोर पे आप कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हाँ जी। ये हो नहीं सकता वो नहीं, खत्म हो वही जाए। है। ये इट्स अ जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम। वो तहरीक अपने तौर पे अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करते हुए ग्राउंड लेवल पे अब स्ट्रांग हो रही है। मैं किसी वजह से ये बात कर रहा हूं, स्ट्रांग हो रही है और वो अब ऐसे निकलनी है तहरीक कि इंडिया के काबू में नहीं रहनी। एक तरफ जब उनके कंट्रोल में उनका फूड बास्केट है, दूसरी तरफ उनकी ट्रांसपोर्ट है, तो इस तहरीक से बचना इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ हर चीज की एक टाइमिंग्स होती है, क्योंकि 80s के इरा में ये तहरीक पीक पे थी। जब इस तहरीक को कुचला गया, बाकायदा एक साजिश के तहत इस तहरीक को कुचला गया, उसके बाद जब वो कुचला गया, उसके बाद जाके वो तहरीक दोबारा अब पहली दफा पिछले 2-3 सालों में दोबारा जड़ें पकड़ के उखड़ना शुरू हुई है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि दुनिया का तमाम सिख अपना अलहदा मुल्क चाहते हैं, ठीक है, और उनकी इस तहरीक कब कामयाब होगी इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक दिन कामयाब जरूर होगी। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बुखारी साहब आपका भी, विजय मीर साहब और नवीद चौधरी साहब, आप सबने अपनी राय शेयर की है। और जो सिख वो भारत से आज़ादी चाहती है और खालिस्तान की तहरीक इस सिलसिले में जो है वो चला दी गई है। लेकिन विजय मीर साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो सिख हैं उनको भारत के आइन में भी जगह नहीं दी गई, आइन में भी जगह नहीं दी गई। तो इस तरह की जो तहरीक है वो वक्त ज़रूर लेती है और उसको ताकत से रोका नहीं जा सकता। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।